हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में आपका स्वागत है। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है यूपीएससी के लिए, उसकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपको एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को पढ़ना है। ठीक है, बिकॉज सी देर आर मैनी रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारा मटेरियल है मार्केट में। उसको सेग्रीगेट कैसे करना है, उसको अपने दिमाग में कैसे बिठाना है, क्या चीज़ कैसे करनी है। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। और रिसेंटली मुझे बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे रिगार्डिंग दिस, दैट व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर द एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। अगर हमें ऑप्शनल हमने चूज़ कर लिया, हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे इसको परस्यू करें, कैसे इसको वैल्यू ऐड करें। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, डू डाउनलोड दी O2IAS Academy ऐप। O2IAS Academy ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन कनेक्ट अस थ्रू दिस पर्टिकुलर ऐप। देखिए, पहली बात है कि आपको एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन को पढ़ना कैसे है। आई हैव डिवाइज्ड दिस स्ट्रेटजी। इसमें मैंने आपकी पढ़ाई को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। आप कोई भी काम करते हो, आप कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी सब्जेक्ट, अगर आपने किसी भी चीज़ को एस करना है, उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी और 2 दिन में बस आप मास्टर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप जो आपके पास पहली चीज़ है, स्टेज फर्स्ट। इन दिस स्टेज ट्राई टू नो योर सिलेबस। आपको कम से कम जो आपका सिलेबस है वो याद होना चाहिए। कि याद इसका मतलब ये नहीं है कि पहले यूनिट में क्या था, दूसरे यूनिट में क्या था, ये ज़रूरी नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके सिलेबस में एक टॉपिक है मैरिज, मैरिज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, ताकि अगर आप कोई भी किताब पढ़ो, अगर आप कोई भी मटेरियल पढ़ो, तो उस मटेरियल में आप एटलीस्ट ये चीज़ें देख सको, इसको एनालाइज कर सको कि क्या रेलिवेंट है और क्या चीज़ें इररेलिवेंट हैं। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज नोइंग योर सिलेबस। अपने सिलेबस को बखूबी जान लो कि आपका सिलेबस है क्या। ओके, जो दूसरी बात है, इसी के साथ ही होती है पास्ट ईयर पेपर। पास्ट ईयर पेपर्स, एक बार पुराने पेपर्स को देख लो। पुराने पेपर से आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं। हालांकि इन रीसेंट 3 ईयर्स, पास्ट 3 ईयर्स का ये एक्सपीरियंस रहता है आपके एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का, कि जो क्वेश्चंस हैं वो हल्के से घुमा के पूछे जा रहे हैं। वो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बिल्कुल राइट अ शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो अब काफ़ी आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं। एक्सेप्ट द 10 मार्कर्स, जो आपके पास 10 मार्कर वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक पास्ट ईयर पेपर्स की बुक लिस्ट वो अपने पास रखिए और अपने सिलेबस को ज़रूर जानिए कि आपके सिलेबस में है क्या। नहीं तो बहुत सारी किताबें पढ़ लोगे, बहुत एक पुस्तकालय खुल जाएगा आपके रूम में, ठीक है, लेकिन यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, पहली बात हमने क्या की कि अपने सिलेबस को अच्छे से जानिए। सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। अगर हो सके तो उसको लिख के ट्राई टू पेस्ट इट ऑन योर वॉल, अपनी जो रूम के डेस्क के ऊपर ज़रूर उसको रख लीजिए। ठीक है, देन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। भाई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डिसिप्लिन है, कोई भी चीज़ है, सिर्फ ये ऑप्शनल की बात नहीं है, जो बाकी ऑप्शनल्स हैं उसमें भी कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। और कंसेप्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जो बहुत बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज है सिर्फ उनको ही जानना है। ठीक है, कल्चर क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है, ठीक है, मैरिज क्या होती है, फैमिली क्या होती है। इसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ग्रुप क्या होता है, एसोसिएशन क्या होती है।
सोसाइटी को आप एज अ एसोसिएशन डिफाइन कर सकते हो। किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो उसको? मैरिज को इंस्टीट्यूशन की तरह डिफाइन करोगे, एसोसिएशन की तरह डिफाइन करोगे, या फिर ग्रुप की तरह डिफाइन करोगे? इसे कहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आती है आपके पास? क्रिटिकल थिंकिंग तब आएगी आपके पास इफ यू विल डिस्कस। ठीक है, अगर आप चीज़ों को डिस्कस करोगे, किसी के साथ भी डिस्कशन कीजिए, अपने पीयर ग्रुप के साथ डिस्कशन कीजिए, अपने मेंटर के साथ डिस्कशन कीजिए, अपने गाइड के साथ डिस्कशन कीजिए, सीनियर के साथ डिस्कशन कीजिए, बट डू डिस्कस। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग अपने अंदर डेवलप कीजिए कि अच्छा, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या फिर सिलेबस में मैरिज को एज एन इंस्टीट्यूशन कहा गया है तो क्यों कहा गया है? वो जो वाई वाली चीज़ है वो अपने अंदर लेके आइए। ठीक है, अगर इस तरह से आप चीज़ों को एनालाइज करोगे तभी आपके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन पाएगी। ओके, देन राइट द नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज। देखिए अब आपने जो आपका पेपर है वो पढ़ लिया आपने, लेट से एक आपने टॉपिक पढ़ा है, लेट से आपने मैरिज का ही जो है वो टॉपिक पढ़ लिया। अब मैरिज के टॉपिक को पढ़ने के बाद बहुत बार लोग ऐसे करते हैं कि उसको या तो वहीं पे अंडरलाइन कर लेते हैं, वहीं पे हाईलाइट कर लेते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि चीज़ों को उसी तरह से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, ये गलत बात है। अगर आप किताब के ऊपर अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दिया आपने, अगर आपने वहीं पे बुक मार्किंग स्टार्ट कर दी, तो उससे दिक्कत क्या आती है कि एंड में आपके पास 15 किताबें, 10-15 किताबों का एक ढेर बन जाता है। अब लेट से अगर परसों या फिर कल आपका पेपर है तो किताबें खोलोगे आप, वहां से आप पढ़ोगे। ठीक है, तो इसके साथ क्या होता है, रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाती है, रिवीजन नहीं आप प्रॉपर कर पाते हो। सेम विद दिस काइंड ऑफ टेक्निक, कॉपी पेस्टिंग वाली। और एक और आपको मैं चीज़ बताऊं, इट इज़ फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, और मैंने ये चीज़ें बाकियों के साथ, बाकी मेंटर्स के साथ भी डिस्कस की है, कि जो बुकिश लैंग्वेज होती है दूर से पता चल जाता है उन चीज़ों का, उस चीज़ों का दूर से पता चल जाता है कि क्या चीज़ आपने खुद से लिखी है और क्या चीज़ आपने किताबी लैंग्वेज आप लिख रहे हो। ठीक है, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जो आपके नोट्स हैं वो आप अपनी लैंग्वेज में बनाइए, क्योंकि अगर आप अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को लिखोगे देन ओनली द एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई इसको कुछ आता है, हाँ इसकी कंसेप्ट्स क्लियर है। और अगर आप उन चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में लिखते हो वो चीज़ें बेटर रिटेन्ड रहती हैं आपके दिमाग में। ठीक है, तो ये जो लेजीनेस होता है कि कोई दिक्कत नहीं, किताब में अंडरलाइन कर लेते हैं, किताब में बुक मार्क कर लेते हैं, या फिर इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करके कहीं पे रख लेते हैं, ये कोई बेनिफिट नहीं रीप करने वाली हैं आपको। ये आपकी पहली स्टेज ही खराब हो जाएगी। अगर आपकी पहली स्टेज ही खराब हो गई तो दूसरी तीसरी तो बुनियाद ही चलेगी, तो बिल्डिंग क्या खड़ी करोगे। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। पहली बात अपना सिलेबस जानिए, दूसरी बात उन बेसिक, कौन कौन सी बेसिक किताबें पढ़नी है, क्या कैसे कैसे उनको एनालाइज करना है, क्या क्या उनमें से पढ़ना है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ओके, उनमें से कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आइए, चीज़ों को डिस्कस कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, दोस्तों के साथ आप डिस्कशन कीजिए। मलिनोस्की का क्या क्या कंसेप्ट था आपके पास, रेडक्लिफ ब्राउन, दोनों में क्या डिफरेंसेस क्या थे। ठीक है, फ्रांस बोआ ने किस तरह से स्टडी किया, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आती हैं। एंथ्रोपोलॉजी एक स्टोरी की तरह बन जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, ऐसे लगेगा कि कोई कहानी है ये। ठीक है, एक कहानी की तरह उसको याद करो यार, एंजॉय करो चीज़ों को। ठीक है, चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में लिखो ताकि आपके जो आंसर्स हैं वो यूनिक हों। इसी तरह से यूनिक आएगा। आपने रिसर्च थोड़ी ना की है कि या फिर
मतलब जो कंसेप्ट किसी ने दिए हैं वही कंसेप्ट आप लिखोगे पेपर में, फिर भी आपको आंसर यूनिक बनाना है, तो कैसे बनाओगे? अपनी लैंग्वेज लिख के, अपने हिसाब से चीज़ों को लिख के, देसी तरीके से समझिए चीज़ों को, बिल्कुल कहानी बन जाएगी और इस चीज़ को इंजॉय करोगे, प्रोसेस को इंजॉय करोगे आप। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। देन द सेकेंड स्टेज, दूसरे स्टेज के ऊपर आते हैं। दूसरे स्टेज में गेट पास्ट योर सोर्सेज। जो आपने सोर्सेज कर लिए, आपने एक बार जो नोट्स हैं वो बना लिया, नोट बना लिया उस चीज़ का, फिर उसके बाद अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कीजिए। एक सोर्स के ऊपर स्टिक नहीं रहना है, यू हैव टू मेक योर डाइवर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज। ओके, नोट्स की डाइवर्सिटी क्रिएट कीजिए। आपके आंसर में हर चीज होनी चाहिए, छोटा मतलब लेट से अगर आपको पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, ठीक है, तो सिर्फ यहां पे हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म में बोआ के कंसेप्ट नहीं लिखने हैं फ्रेंड्स, बोआ को सिर्फ लिख के नहीं छोड़ देना है, बाद की डेवलपमेंट हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म में क्यों हुई, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में किस तरह से काम किया, बोआ के हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म के जो कंसेप्ट हैं वो नियो फंक्शनलिज्म में किस तरह से यूज होते हैं, वो आपके पास इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में किस तरह से यूज होते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो कनेक्शंस हैं, ये तभी बनेंगे अगर चीज़ों को डायनेमिकली समझोगे, अगर अपने जो सोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई करोगे और चीज़ों को पढ़ोगे, ठीक है, तभी आपके जो इंटरकनेक्शंस हैं वो बनने शुरू होंगे। और ये इंटरकनेक्शंस, ये जो डाइवर्सिटी होती है रिसोर्सेज की, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो डाइवर्सिटी लेके आइए रिसोर्सेज की, एंड देन स्टार्ट लिंकिंग द न्यूज़पेपर और जो बाकी आर्टिकल्स हैं उनको लिंक करना शुरू कीजिए, ठीक है। सो दिस इज द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। इस लिंक के ऊपर आप जा सकते हो, अगर ये लिंक आपको नहीं दिखाई दे रहा सो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो भी न्यूज़पेपर पास्ट 3 ईयर पास्ट 4 ईयर्स के जो भी रीसेंट रिसर्च है वो सारा कुछ मैं पोस्ट करता रहता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। रीसेंट न्यूज़ बताइए, तो इससे आपका जो आंसर है, इससे जो आपका कंटेंट है वो और डाइवर्सिफाई होगा, वो और अच्छा होगा, ठीक है। और अच्छे कंटेंट को ही नंबर दिए जाते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह वो बाद की बात होती है, ठीक है, वो थर्ड स्टेज में हम बात करेंगे। अगर यार लिखने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, प्रेजेंटेशन कहाँ से लेके आओगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन अपने आप थोड़ी ना बन जाएगी, कुछ होगा आपके पास लिखने के लिए तभी आप बना पाओगे। चलिए, सो द स्टेज 3, अब स्टेज 3 के ऊपर आते हैं। स्टेज 3 में ट्राई टू सॉल्व द पास्ट ईयर पेपर, जो पुराने पेपर्स हैं पहले उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उनमें देखिए दैट हाउ टू स्ट्रक्चर, हाउ टू राइट द बॉडी ऑफ द आंसर एंड हाउ टू कंक्लूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं भाई। स्ट्रक्चर कैसे करना है, इंट्रोड्यूस कैसे करना है, इंट्रोडक्शन से ही पता चल जाता है कि जो व्यक्ति है, जो आपके पास कैंडिडेट है, उसको कुछ आता है या नहीं आता, बीट अराउंड द बुश कर रहा है या फिर उसको समझ है चीज़ की। अगर यार नियो एवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और आपने चीज़ों को क्लासिकल एवोल्यूशन से स्टार्ट कर दिया या फिर कहानी बतानी स्टार्ट कर दी, पता चल जाता है कि यार नहीं पता, इसको प्रॉपरली नहीं पता है न्यू एवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। या फिर अगर फंक्शनलिज्म के ऊपर आपने क्वेश्चन पूछा गया है, आप कहीं और से शुरू कर रहे हो, स्ट्रक्चरलिज्म वगैरह से कहीं और से शुरू कर दिया आपने, तो साफ पता चल जाता है कि भैया इसको कुछ नहीं आता है, ये ऐसे ही शीट बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो पास्ट ईयर पेपर्स को समझिए, ट्रेंड पता चलेगा यार आपको उससे। जब आपको ट्रेंड पता चलेगा उससे, तो फिर आप प्रॉपरली चीज़ों को स्ट्रक्चर कर पाओगे, दिमाग प्रॉपरली चीज़ों को स्ट्रक्चराइज करना शुरू करेगा। ओके, देन रोज लिखिए और रोज चीज़ों को एवेल्युएट करवाइए। डेली राइट डेली, एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू हैव अ मेंटर
मेंटर का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। मेंटर का मतलब ये नहीं है कि किसी कोचिंग वाले का होना बहुत ज़रूरी है। मेंटर का मतलब ये है कि जिसने एंथ्रो को प्रॉपरली समझा हो, जो प्रॉपरली चीज़ों को स्ट्रक्चराइज कर पा रहा हो, जो इंट्रोड्यूस प्रॉपरली कर पा रहा हो, एटलीस्ट उसने एक बार मेंस लिखा हो, ठीक है। उनसे चीज़ों को इवेल्युएट करवाइए, ताकि आप लिख रहे हो, प्रॉपरली लिख रहे हो चीज़ों को। जो चीज़ें आप नहीं प्रॉपरली कर पा रहे हो, उन चीज़ों के लिए आप उन चीज़ों को आप इम्प्रूव कीजिए। डेली लिखिए, डेली इम्प्रूव कीजिए, तो तभी आप जो क्वेश्चन है उसकी थीम को पकड़ पाओगे, एग्जामिनर के ब्रेन को समझ पाओगे कि एग्जामिनर का कहने का मतलब क्या है इस स्टेटमेंट में, किस डायरेक्शन में जाना है क्वेश्चन को। तभी आप क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको एड्रेस कर पाओगे, ठीक है। 99% ऑफ द पीपल वो इन चीज़ों को, जो दो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, उनको ही नहीं समझ पाते। सारा दिमाग तो चला जाता है उसमें, जो टॉपर के नोट्स में चला जाता है, और टॉपर भैया ने लिखा होता है अपने हिसाब से। अरे एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है कि आपने कहाँ से पढ़ा है। एग्जामिनर ने तो अपने हिसाब से क्वेश्चन डालना है, और जैसे उसने क्वेश्चन डाला वैसा उसको आंसर चाहिए। उसमें आप कोचिंग के नोट्स लिखे जा रहे हो, वैसे ही कॉपी पेस्ट कर रहे हो। पता नहीं किसने बता दिया कि कॉपी पेस्ट से भी नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो बातें हैं वो मत कीजिए, डेली चीज़ों को लिखिए। अगर आप डेली चीज़ों को लिखोगे, डेली आपके जो है वो कस्टमाइज्ड आंसर्स बनेंगे, बढ़िया आंसर्स बनेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। और अगर आपके पास ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो चीज़ें बहुत ग्रिम हो जाती हैं, ठीक है। जनरल स्टडीज़ में भी अच्छे मार्क्स ज़रूरी हैं, ऑप्शनल में भी अच्छे मार्क्स ज़रूरी हैं, ओके। So if you have any query, any doubt regarding the strategy or regarding anything, do write in the comment section. Comment section में ज़रूर लिखिए, ठीक है। I'll try to address your doubt, your query as early as possible. जितना जल्दी हो सकता है मैं उस डाउट को, उस क्वेरी को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। Thank you very much.